ठाठे मारते समंदर के लहरों में घिरा एक छोटा सा जजीरा, जहां तमाम मुस्लिम दुनिया को खत्म करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। लेकिन कुदरत भी अपने मंसूबे बनाने में लगी हुई थी। उसे किसी और जगह तलाश थी, अपने माँ बाप, अपनी शनाख्त, अपने मजहब की। उसने आंख खोली तो वो भेड़ियों के गौल में फंसा हुआ था जो उसे कच्चा चबा जाना चाहते थे। लेकिन कुदरत उसे एक अहम मकसद के लिए चुन चुकी थी। मोहब्बत, नफरत, सनसनी से भरपूर लहूरंग दास्तान। मुहाफिज, मुहाफिज, मुहाफिज। वो काफी पी रहा था। मैंने भी एक कोने में 10 मशीन से काफी निकाली। सिक्के मुझे काउंटर से मिल गए थे। कॉफी लेकर मैं मेज पर वापस आया। ड्राइवर 2 मेज आगे 3 लड़कों के साथ बैठा था। मैंने बगौर उनका जायजा लिया। ड्राइवर जवान आदमी था, उम्र 25-26 बरस थी। चेहरे से शरीफ और नर्म खून नजर आता था। मुमकिन है नजर की गोल शीशों वाली ऐनक की वजह से ऐसा नजर आता हो। अलबत्ता उसके साथ बैठे तीनों लड़के बेहद चटे हुए और बदमाश नजर आने की कोशिश कर रहे थे। वो बिला वजह जोर जोर से बातें कर रहे थे और जब वेट्रेस उनके पास से गुजरी तो एक ने उसके कोहले पर हाथ में मारा था। इसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, इसलिए वो बादल नखास्ता मुस्कुरा कर चली गई। उन्होंने बर्गर के साथ बियर मंगवाई थी, मगर जब वेट्रेस ने ड्राइवर के ऑर्डर करदा फिंगर फिश और सादा चावल उसके सामने रखे तो एक लड़के ने बेतकल्लुफी से फिंगर फिश की प्लेट अपनी तरफ खींच ली थी। ड्राइवर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मिस्टर, मैंने मंगवाई है फिंगर फिश। मुझे मालूम है, लड़का मुस्कुराया। इसका बिल भी तुम ही अदा करोगे। ये ज्यादती है, ड्राइवर ने एहतजाज किया। वेट्रेस ने महसूस किया कि लड़के शरारत पर तुले हुए हैं, इसलिए वो जल्दी से आई। मिस्टर, आप फिक्र ना करें, मैं आपको दूसरी प्लेट ला देती हूँ। फिर हमने क्या कसूर किया है हनी, एक एक प्लेट हमारे लिए भी लाओ, दूसरे लड़के ने कहा, और बिल ये शरीफ आदमी अदा करेगा। पहले वाले लड़के ने ड्राइवर की तरफ इशारा किया जिसका चेहरा मारे गुस्से से सुर्ख हुआ जा रहा था। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन वेट्रेस ने उसे रोक दिया। प्लीज मिस्टर, तुम इधर आओ। वो उसे मेरी मेज की तरफ ले आई। यहाँ बैठो। लड़के हंस रहे थे और ड्राइवर का खून खोल रहा था। अगर वेट्रेस ना रोकती तो वो इनसे उलझ जाता और जाहिर है नुकसान उठाता। वो अकेला था और उसके सामने 3 सूरत से छटे हुए बदमाश थे। कुछ देर बाद वेट्रेस ने उसके सामने फिंगर फिश और चावल रखे, साथ ही वो मेरे सैंडविचेस ले आई थी। हम खामोशी से खाने लगे। वेट्रेस ने सुकून का सांस लिया था। इतने मसरूफ वक्त में रेस्टोरेंट में किसी किस्म का तनाज़ा उनके बिजनेस के लिए नुकसानदेह हो सकता था। मैं इन लोगों की होशियारी पर मुस्कुरा रहा था। उन्होंने ड्राइवर को नहीं, अपने रेस्टोरेंट को बचाया था। फिर लड़के मकामी थे, इनसे उलझ कर वो सुकून से रेस्टोरेंट चला भी नहीं सकते थे। इसका अंदाजा मुझे उनके जुमलों से हुआ। वो वेट्रेस को उसके नाम से ऐसे मुखातिब कर रहे थे जैसे अरसा दराज से जानते हो। वेट्रेस उनके लिए भी फिंगर फिश ले आई थी। तवक्का के मुताबिक मैंने पहले अपना खाना खत्म किया। बिल काउंटर ही पर अदा करके मैंने मशीन से कॉफी का एक कप निकाला और बाहर आ गया। मैं ट्रक ड्राइवर के बाहर आने से पहले ही उसके ट्रक से अपनी शॉटगन और पानी की बोतल निकाल लेना चाहता था। गैंडा हस्बे मामूल खड़ा था और एक कोने में रखी घास चल रहा था। मुझे अपनी चीजें निकालने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। शॉटगन मेरे लिए जरूरी थी। मैं उसे फेंक करने हत्ता हो जाता और इसे कहीं छुपा भी नहीं सकता था। काश मेरे पास जैकेट होती तो मैं शॉटगन बासानी छुपा सकता था। जो जैकेट लिंडसे के घर से लेकर चला था वो पिकअप ही में रह गई थी और मुझे यूं शॉटगन के साथ घूमते देखकर कोई भी मशकूक हो सकता था। पुलिस रोकती तो किसी ना किसी की शामत आ जाती, मेरी यहाँ पुलिस वालों की। मैं ट्रक के साथ खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं, शॉटगन रखूं या फेंक दूं कि दूसरी तरफ से ट्रक ड्राइवर की आवाज आई। तुम लोग क्या चाहते हो? दोस्त, हमारे पास कैश कम है, बाइक्स में गैस डलवानी है और 2-4 टिंग्स, 100 रेंट्स से भी काम चल जाएगा। उस लड़के की आवाज आई जिसने फिंगर फिश की प्लेट छीनी थी। मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है, ड्राइवर गुस्से से बोला। मान जाओ ना दोस्त, क्यों हमें भी मुश्किल में डालते हो? ड्राइवर जरा उसीला आदमी लगता था, इसलिए वो अकेले होने की परवाह के बगैर इनके सामने डट गया। इसकी किराह ने बताया कि वो इस पर तशद्दुद कर रहे थे। मैंने ट्रक की ओर से झांका तो उन्हें उसे पकड़ रखा था और तीसरा उस पर घोंसे बरसा रहा था, मगर उसके मचलने की वजह से बेशतर घोंसे बेकार जा रहे थे। फिर उसने तड़प कर लात चलाई और घोंसे मारने वाला पीछे जा गिरा। वो मुश्तिल होकर उठा और उसने जेब से चाकू निकाल लिया। अब तुम मरना चाहते हो तो यही सही। 1 मिनट। मैं ट्रक के अकब से निकल आया।
इसके पास इतनी रकम नहीं है, मेरे पास 200 रेंट्स मौजूद हैं, वो ले लो। कौन हो तुम? चाकू वाला जा रहा ना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा। ये बात मैं करीब से बताऊंगा। मैंने उसका चाकू वाला हाथ खींचकर बगल में दबाया और घटना उसके जेरे नाफ मारा। वो कराकर झुका तो दूसरे हाथ की कोनी उसके कुत्ते पर रसीद की और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। इसका चाकू उठाकर मैंने इन दोनों की तरफ देखा। इतना तारुफ काफी है या मजीद तारुफ करवाऊं? इन्होंने जल्दी से ड्राइवर को छोड़ दिया। सॉरी मिस्टर, हमें गलतफहमी हुई थी। चलो इसे उठाओ और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। उन्होंने फुर्ती से अपने साथी को हाथों से पकड़कर उठाया और उसे घसीटते हुए उस गोशे की तरफ ले गए जहाँ मोटरसाइकिल पार की थी। ट्रक ड्राइवर ने अपने कपड़े झाड़े। शुक्रिया दोस्त, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बेनियाजी दिखाते हुए घूम कर कहा। वो मेरे पीछे लपका। अपना तारुफ तो कराते जाओ, कौन हो तुम? मैं रुका, मुसाफिर हूँ, जोहान्सबर्ग की तरफ जा रहा था, खाना खाने यहाँ रुक गया था। जोहान्सबर्ग तो मैं भी जा रहा हूँ, उसने खुशगवार हैरत के साथ कहा। मुझे ये घंटा वहाँ की चिड़ियाघर पहुँचाना है। अब तक मैं लिफ्ट लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या मुझे जोहान्सबर्ग जाने वाली कोई बस मिल जाएगी? बस तो मिल जाएगी, लेकिन जब तुम जा ही रहे हो तो मेरे साथ चलो। तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें वहाँ उतार दूंगा। हस्बे तवक्का एहसानमंद ड्राइवर मुझे लिफ्ट देने पर आमादा हो गया था और मैं पहले ही इस मामले में जहन बना चुका था। यही वजह थी कि शॉटगन मैंने एक बार फिर कैनेडा वाले खाने में डाल दी थी। चंद मिनट बाद हम ट्रक के कैबिन में खुशकपियां करते जोहान्सबर्ग की तरफ जा रहे थे। इसका नाम विलियम टेलर था और वो जोहान्सबर्ग ही का रहने वाला था, मगर ज्यादातर सफारियों के दरमियान सफर करता रहता था। इसका काम जानवरों को लाना और ले जाना था। मैंने उसका नाम टोनी मैशी बताया और शुमाल की तरफ सफर का मकसद तफरी था। अब मैं वापस जा रहा था क्योंकि रास्ते में एक जगह किसी ने मेरा बैग चुरा लिया था जिसमें कपड़े थे, इसलिए मैं इस हुलिये में सफर कर रहा था। एक नेक दिल फार्मर ने मुझे हफ्ते भर के काम के बदले ये कपड़े और 200 रेंट्स दिए थे। मैंने उसे बताया। विलियम हंसने लगा। फिर वो नेक दिल कहाँ हुआ? पक्का यहूदी होगा। उसने तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाया। आजकल हर शख्स दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाता है, मैंने सर्द आह भरकर कहा। जोहान्सबर्ग में कहाँ रहते हो दोस्त? विलियम ने खतरनाक सवालों का आगाज किया। बात यह है कि मैं गुज़िश्ता 6 साल से समंदर में था, सी मैन हूँ। अब 6 महीने से फारिग हूँ, कोई बाकायदा घर नहीं है, होटलों में जिंदगी गुजार रहा हूँ। इसका मतलब है शादी भी नहीं की? उसने गौर से मुझे देखा। क्या कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? यह खाना भी खाली है। मैंने सर्द आह भरी और सच भी था। काजल मेरे लिए गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरे लिए सब कुछ थी। दिल चाहता था उड़कर उसके पास चला जाऊं, लेकिन फिल वक्त यह मुमकिन नहीं था। जब तक जान गरे से मेरी जान न छूट जाती, पाकिस्तान का रुख करना हमाकती होती। इसके बारे में मुझे यकीन था कि उसने मेरी तलाश में जनूबी अफ्रीका ही में डेरे डाल लिए होंगे। दोस्त, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। जोहान्सबर्ग में कई अच्छी लड़कियां मेरी जानने वाली हैं, वो खुशी से तुम्हें कंपनी देंगी। शुक्रिया विलियम, मैंने नरमी से जवाब दिया। मैं औरतों के बजाय तन्हाई में खुश रहने वाला शख्स हूँ। वंसा, शायद समंदर की खुश्क जिंदगी ने तुम्हें खुश कर दिया है। मैंने कह का मारा। किसने कह दिया कि समंदर की जिंदगी खुश्क होती है? दोस्तों, औरतों के लिहाज से दुनिया का कोई खित्ता इतना जरखेज नहीं होता जितनी के बंदरगाहें। जैसी अय्याशी यहाँ होती है, दुनिया में और कहीं नहीं होती। वो किससे आ गया? तब तुम फितरी तौर पर खुश्क हो। चाहो तो ऐसा कह लो। ये बताओ कि जोहान्सबर्ग कितना दूर रह गया है? तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है। वो बोला। वहाँ किस जगह जाओगे? अब इसका फैसला नहीं किया, वहीं उतर कर करूँगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो। मेरा फ्लैट है, जितने दिन चाहे रहो। जितने दिन तो नहीं, मैंने सोच कर कहा। मुमकिन है 1-2 दिन रहना पड़े। मुझे एक शख्स से मिलना है, इसके बाद मुझे किसी न किसी जहाज पर काम मिल जाएगा। जितने दिन चाहे, मेरी ऑफर बरकरार है, वो फराख दिली से बोला। मुझे भी जोहान्सबर्ग में रहायश दरकार थी और कागजात के बगैर मुझे किसी 3rd क्लास होटल में भी जगह न मिलती। ऐसे में विलियम की पेशकश का नेमत थी। मुफ्त में कयाम की सहूलत मिल रही थी और फिर दुश्मन मुझे जोहान्सबर्ग में तलाश करते भी तो होटलों में करते। विलियम के फ्लैट की तरफ कौन आता? इसके पास रहकर मैं सुकून से कैनी मैन को तलाश कर सकता था। इसके अलावा अगर पुलिस लिंडसे और इसके कातलों के कत्ल के सिलसिले में कार्रवाई करती तो मैं एक महफूज ठिकाने पर होता। यह बात तय थी कि जिन लोगों ने कातलों को भेजा था उन्होंने इस मामले में मुझे फंसाने का मुकम्मल बंदोबस्त भी कर लिया होगा और ऐन मुमकिन है कि पुलिस अब तक जोसेफ की तलाश शुरू कर चुकी होगी। किस सोच में हो दोस्त? अचानक विलियम ने कहा तो मैं चौंक पड़ा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, मैंने सुना नहीं था। मैं कह रहा था कि तुम किस किस्म के सीमैन हो। मैं इंजन रूम में काम करता हूँ। मैंने काम की नौइयत नहीं बताई। क्या तुम अपने फ्लैट में अकेले रहते हो? हाँ, वरना तुम्हें इतनी आसानी से अपने यहाँ रुकने की पेशकश न करता। उसने साफ गोई से कहा। क्या तुम मुस्तकिल सफर में रहते हो? अरे नहीं यार, ऐसा काम 3-4 हफ्तों में जाकर एक बार निकलता है।
पर न ज्यादातर मैं आसपास के इलाकों में जानवरों को लाने ले जाने का काम करता हूँ। मुझे शॉटगन की फिक्र सता रही थी। मैंने उससे कहा, शहर में जो पहला शॉपिंग सेंटर आए जहां से गर्म जैकेट मिल सके वहां रुकना जरूर। हाँ, सर्दी बहुत है। मुझे हैरत है तुम किसी गर्म चीज के बगैर किस तरह सफर कर रहे थे। मेरे पास कोट था लेकिन वो भी सूटकेस के साथ ही चला गया। कोई मसला नहीं है। वैसे यहाँ पर तुम्हारा सामान कहाँ है? कहीं नहीं। मैंने कहा ना कि होटलों में रुकता था। ऐसे शख्स के पास कितना सामान हो सकता है? मैं बस एक बैग ही रखता हूँ। मुमकिन है मुझे कुछ कपड़े लेना पड़े। इस सिलसिले में अगर मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ कह देना, वो खुलूस से बोला। जोहान्सबर्ग के मुज़ाफ़ात शुरू हो गए थे। रात के 11 बजे शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। इसे देखकर मुझे कराची याद आने लगा। वो भी ज़माने में रोशनियों का शहर हुआ करता था। विलियम ने अपना ट्रक एक अज़ीमुशान सुपर स्टोर के सामने पार्किंग में रोक दिया। अगर तुम अकेले शॉपिंग कर सको तो मैं एक दो जाम ले आऊं। उसने सड़क के पार बार के नेवन साइन की तरफ इशारा किया। जरूर दोस्त, मैंने कहा और ट्रक से उतरकर सुपर स्टोर की तरफ बढ़ गया। विलियम ने बार का रुख किया। मैंने सोचा था कि कुछ जैकेट लेकर शॉटगन इसमें छुपा लूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं इसे विलियम से नहीं छुपा सकूंगा और इसने मेरे पास शॉटगन देख ली तो मशकूक हो जाएगा, क्योंकि मेरे बारे में जो खबर दी जाएगी इसमें शॉटगन का हवाला लाजमी होगा। इसलिए अब शॉटगन से छुटकारा पा लेना ही मुनासिब था। इसलिए जैसे ही विलियम बार में दाखिल हुआ मैं पलट आया। सबसे पहले मैंने शॉटगन निकाली और इसे पार्किंग के साथ उगी झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद यही सलूक कारतूस के डिब्बे के साथ किया। सुपर स्टोर में एक शोबा सिर्फ मलबूसात के लिए मखसूस था और इसके एक हिस्से में पुराने डिजाइनों की सेल लगी थी। महदूद रकम के पेश नज़र मैंने वहीं का रुख किया। एक पतलून कमीज के साथ एक गर्म कोट लिया और उसमें बेशतर रकम खर्च हो की। बहरहाल काम चल सकता था। कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी निकाल कर मैं वापस आ गया। विलियम वापस आ चुका था। उसकी तरंग बता रही थी कि उसने एक दो जाम पर इक्तिफा नहीं किया होगा। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मेरा ख्याल है तुम ज्यादा ही पी गए हो। मैंने उसे गौर से देखा। तुम फिक्र ना करो दोस्त, उसने हाथ हवा में लहराया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे शुबा था कि वो ज्यादा पी चुका है और अब इससे ड्राइविंग दुरुस्त तरीके से हो नहीं सकेगी। उसने ट्रक का स्टार्ट किया। पहले हमें चिड़ियाघर जाना होगा। जाहिर है इस जानवर को उतारे बगैर तुम घर कैसे जा सकते हो? मैंने अक्के में मौजूद गैंडी की तरफ इशारा किया। उसने अब तक सारे चारे को लीद में बदल दिया था, जिसकी बू अब ड्राइविंग कंपार्टमेंट तक आ रही थी। इसे लहरा कर ट्रक पार्किंग से निकाला और पार्किंग के एग्जिट पर लगे खंबे से टकराते टकराते बचा। मेरी तशवीश में इजाफा हो गया था। अगर उसने ट्रैफिक की कोई खिलाफ वर्जी की तो पुलिस को पीछे लगते देर नहीं लगेगी। पुलिस उसे तो चालान करके छोड़ देगी, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दी तो मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगी। जब उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई तो मैंने उसे टोक दिया। दोस्त, ये शहर है, हाईवे नहीं है, जरा आहिस्ता चलाओ। परवाह नहीं दोस्त, जोहान्सबर्ग के सारे ट्रैफिक पुलिस अफीसर मेरे दोस्त हैं। मैं जल्द अज जल्द इस बोझ को उतार कर फ्लैट जाना चाहता हूँ। इसके लिए जरूरी है कि तुम मोतदिल रफ्तार से ड्राइविंग करो। कहीं ट्रक मार दिया तो रात हवालात में कटेगी। बात उसकी समझ में आ गई। उसने ट्रक की रफ्तार आहिस्ता कर दी थी। तकरीबन निस्फ घंटे बाद ट्रक चिड़ियाघर में दाखिल हुआ। इसके बाद की कार्रवाई बेहद बोर करने वाली थी। रात की वजह से चिड़ियाघर बंद था और बेशतर रोशनियां बंद थी। 1 घंटे तक गैंडे को उतारने की कार्रवाई होती रही। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के एक अफसर ने हमें ले जाकर विजिटर रूम में बिठाया, जहां मैं हवाई जरूरिया से फारिग होने के बाद काफी से शुगल करने लगा। विलियम ने बियर का टिन लिया था और टीवी देख रहा था। इसे न्यूज चैनल लगा रखा था। अचानक इस पर एक जाना पहचाना मंजर नमूदार हुआ। ये लिंडसे की पिकअप थी, जिसकी अगली नशिस्त पर खून फैला था। रिपोर्टर बता रहा था कि बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि वैन से पिकअप पर फायर किया गया है, जिससे यह औरत मिसेस लिंडसे रियान हलाक हो गई। लेकिन वैन का ड्राइवर जिस शॉटगन से हलाक हुआ उसे पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है, जबकि जल जाने वाली वैन से 3 लाशों के अलावा खासा असलहा भी मिला है। वैन के बाकी 2 अफराद चलकर हलाक हुए थे। पुलिस एक और फर्द की मौजूदगी का शुबा कर रही है, जो मुमकिन तौर पर लिंडसे रियान के साथ था और उसने फायर करके वैन के ड्राइवर को हलाक किया था। तफसीलात के मुताबिक मिसेस लिंडसे रियान, जो एक वेटनरी डॉक्टर थी, अपने किसी क्लाइंट के पास जाते हुए रास्ते हमलावरों के हाथ लग गईं और उन्होंने उसे हलाक कर दिया। इस वक्त वो अपने घर से तकरीबन 400 मील के फासले पर थी। इस बात की वजाहत इसका शोहर वाल्टर रियान भी नहीं कर सका कि इतनी दूर किस क्लाइंट के पास जा रही थी और उसने इस मकसद के लिए हवाई सफर क्यों नहीं किया। वाल्टर रियान इस बारे में मुकम्मल लाइल्मी जाहिर कर रहा है। उसने पुलिस के इस नजरिए की तरदीद की है कि लिंडसे रियान के साथ कोई और भी था। अलबत्ता उसने कहा है कि मुमकिन है लिंडसे रियान ने रास्ते में किसी को लिफ्ट दी हो। यह तय है कि कातिल वैन की अकबी नशिस्त पर बैठा शख्स था, क्योंकि लिंडसे रियान के जिस्म से निकाली जाने वाली गोली इस राइफल से चलाई गई थी जो इस शख्स के पास थी। ये सवाल भी हल तलब है कि इन्हें लिंडसे रियान से क्या दुश्मनी थी। मुमकिन है इनका निशाना असल में वो शख्स हो
जिस लिंडसे रियान ने लिफ्ट दी हो। इस दौरान में एक शख्स ने आकर रिपोर्टर को कागज दिया। उसने कागज पढ़ा और उसके चेहरे पर जबरदस्त सनसनी के आसार नजर आने लगे। उसने हैजानी अंदाज में कहा, नाजरीन, इस बात का सबूत मिल गया है कि लिंडसे रियान के साथ पिकअप में एक शख्स और भी सफर कर रहा था और वही ड्राइव कर रहा था। पुलिस को निश्चित तौर स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियों के निशानात मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये वही शख्स है जिसे शुमाली हिस्से से मुल्क की सरहद गैर कानूनी पार करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और वह अस्पताल से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक ये फिंगरप्रिंट्स से उसी के हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक उसका नाम यूसुफ अली खान है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश में है। यह तो वही हाईवे है जिससे हम आए हैं। विलियम ने बगौर स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इलाके को देखा। शायद इस जगह से 3-4 मील आगे से मैंने गैंडे को उठाया था। तुम खुशकिस्मत रहे कि जिस वक्त कातिल इस बेचारी औरत को कत्ल कर रहे थे तो तुम गैंडे के साथ थे, वरना तुम्हारी शामत भी आ सकती थी। क्या ख्याल है, अब चलें? गैंडा उतर गया होगा। उसने काफी का कागजी मग डस्टबिन में फेंका। क्यों नहीं, मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे खर्चा था कि अभी मेरी तस्वीर टीवी पर दिखा दी जाएगी। जो लोग मेरे फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते थे उनके लिए तस्वीर लेना कौन सा मुश्किल काम था। और हम हर वक्त निकले क्योंकि जाते जाते मैंने पलट कर देखा तो स्क्रीन पर मेरी तस्वीर दिखाई जा रही थी। अगरचे मैं इस हुलिये में इस तस्वीर से खासा मुख्तलिफ था, लेकिन चेहरे का नकूश तो यकसा थे। बाई ट्रक खाली था। विलियम ने डिलीवरी के कागजात पर साइन कर दिया और उछल कर ट्रक पर सवार हो गया। मैं जैसे ही दूसरी तरफ से चढ़ा उसने ट्रक चला दिया। इसका अपार्टमेंट जो 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जोहान्सबर्ग के नवाही इलाके में था और यहाँ पर ज्यादातर मजदूर पेशावर लोग रहते थे। फ्लैट 5वीं मंजिल पर था और लिफ्ट खराब थी। विलियम हर कदम पर बिल्डिंग की इंतजामिया को बेनुक्स सुना रहा था। उसका फ्लैट वैसा ही था जैसा कि एक चढ़े चांट का हो सकता है, लेकिन सहूलियात से आरास्ता और मरकजी तौर पर एयर कंडीशन था, इसलिए बाहर की सर्दी का अंदर नामो निशान नहीं था। उसने ऐलान किया, दोस्त, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो किचन में फ्रिज में डबल रोटी, अंडे और दूध मिल जाएगा। मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं किचन में आ गया। सबसे पहले कॉफ़ी का पानी रखा, फिर एक फ्राइंग पैन में 2 अंडे तोड़ कर डाले। लंदन के ज़माना तालिबे इल्मी में मुझे खाने पकाने की खासी मशक हो गई थी। टोस्टर में टोस्ट सेंकने के लिए डाल दिए। इस दौरान में मेरी नज़र किचन की खिड़की के सामने रोड के पार वाले फ्लैट की तरफ उठी, जहाँ एक हसीना कपड़े बदल रही थी। चंद लम्हे के लिए मुँह से देखता रह गया, फिर जल्दी से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर मुँह फेर लिया। सबसे पहले अंडे फ्राई हुए, फिर टोस्ट सेंके और आखिर में काफ़ी का पानी उबला। इसे उबलने के लिए छोड़कर मैंने पहले पेट पूजा की। टोस्ट और अंडे तसल्ली बख्श साबित हुए। आखिर में उबले पानी में कॉफ़ी डालकर मैंने काफ़ी तैयार की। इस दौरान में सामने वाली हसीना ने नाइट गाउन पहन लिया था, जो हर चंद कहीं था और कहीं बिल्कुल नहीं था। मैंने एक बार फिर ला हौला वला कुव्वता पड़ी और लिविंग रूम में आ गया। विलियम अपने बेडरूम में चला गया था, लिहाजा मुझे जगह सोना था। वहाँ एक अदद आरामदेह काउच पड़ी थी और दर्जा हरारत इतना खुशगवार था कि ऊपर से कुछ लेने की जरूरत ही पेश नहीं आई थी। सो विलियम ने झंझोड़ कर मुझे उठाया। उसकी सूरत वहशत सदा हो रही थी। मैंने महसूस किया कि कोई न कोई गड़बड़ हो चुकी है। क्या बात है, ऐसी सूरत क्यों बनाई हुई है? तो तुमने मुझसे झूठ बोला था, उसने अजीब से लहजे में कहा। तुम असल में यूसुफ अली खान हो।